जय भवानी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस की खास वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है प्रेरणा स्रोत। दोस्तों, कुछ बड़े कॉमन स्टेटमेंट जो हमें अक्सर लोगों से सुनने मिलते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कितनी भी मेहनत कर लो सफलता ही नहीं मिलती, या जिंदगी में सिवाय स्ट्रगल के और कुछ भी नहीं है। पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पूरी मेहनत करने पर भी सक्सेस ना मिले? तो चलिए आज इन सवालों को हल करने के लिए हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने अपने बचपन में समुद्र देखा भी नहीं था, और आज कई इतिहासकार उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय गणराज्य के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में। दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि हम इस वीडियो के थ्रू आपको शिवाजी महाराज के जीवन के कुछ एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस तरह आप तक पहुंचाएं कि आपका ना केवल नॉलेज बढ़े, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी अप्रोच को भी एक नया डायरेक्शन दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत साहस और बहुत बड़ी सोच की एक अमर गाथा। तो दोस्तों, 19 फरवरी सन 1630 का वो ऐतिहासिक दिन था जब मराठा शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई के घर जन्म लिया भारत के एक महान योद्धा और रणनीतिकार वीर शिवाजी ने। शिवनेरी का वह दुर्ग जहां आपका जन्म हुआ, वह पुणे से उत्तर की ओर जुन्नर नगर के पास था। आपका बचपन आपकी माता जिजाऊ माँ साहेब के मार्गदर्शन में ही बीता, जो आपको रामायण, महाभारत तथा अन्य धर्म ग्रंथों की बातें बाल्यकाल से ही सिखाती रहीं। माँ की शिक्षा के साथ ही आपने बचपन से ही राजनीति एवं युद्ध कौशल की शिक्षा भी ग्रहण की। शिवाजी बचपन से ही उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली भांति समझने लगे थे। उनके बाल हृदय में ही स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो चुकी थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, और मुगल वंश भी अपने चरम पर था, जिसका शासक था शाहजहां। मित्रों, जिस आयु में हमारे युवा स्कूल से निकलकर कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक उसी किशोरावस्था में शिवाजी ने 150 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर चौड़े मावल प्रदेश में घूमना और लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। मावल प्रदेश, जिसमें मराठा के अलावा अन्य कई जातियों के लोग रहते थे। ये लोग अपने संघर्षपूर्ण जीवन के कारण कुशल योद्धा माने जाते थे। शिवाजी ने इन सभी जातियों के लोगों को संगठित कर उन्हें नाम दिया मावला, और इतने बड़े क्षेत्र के गांव-गांव, गली कूचों से परिचित हो गए। मावला के योद्धाओं को लाकर उन्होंने एक किले का निर्माण कराया। इसके बाद उन्होंने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। यह अभियान था बीजापुर के दुर्गों और किलों पर नियंत्रण का अभियान। इसमें सबसे पहला दुर्ग था रोहितेश्वर का दुर्ग। दोस्तों, किलों और दुर्गों पर कब्जे का यह अभियान निरंतर चलता रहा। कहीं शिवाजी ने युद्ध तो कहीं बिना युद्ध के केवल अपनी कूटनीति से ही विजय प्राप्त कर ली। शिवाजी जिस वॉर टेक्निक का यूज करते थे उसे कहा जाता है गनीमी कावा, अर्थात दुश्मन को फंसाने की कूटनीति। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कईयों बार तो दुश्मन के पास अधिक संपत्ति, बेहिसाब ताकत और विशाल सेना होने के बाद भी शिवाजी उसके मनोबल को इतना तोड़ दिया करते थे कि दुश्मन म्यान से तलवार निकाले बिना ही अपनी हार स्वीकार कर लेता था। शिवाजी के इस बढ़ते हुए सामर्थ्य को रोकने के लिए बीजापुर सुल्तान आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी भोंसले को कर्नाटक से बुलवाकर धोखे से गिरफ्तार कर लिया। अपने पिता को छुड़वाने के लिए शिवाजी ने एक रणनीति बनाई और आगरा सल्तनत में शाहजहां को एक चिट्ठी लिखी और मुगलों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। यहाँ दूसरी ओर शाहजहां भी बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को दबाना चाहता था, तो उसके दबाव डालने पर एक संधि के आधार पर शिवाजी अपने पिता को मुक्त कराने में सफल हुए, किंतु इस संधि के अनुसार उन्हें एक किला आदिल शाह को देना पड़ा और लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने अपने आक्रमणों को नियंत्रित कर
पूरा ध्यान शक्ति को संगठित करने पर लगा दिया। दोस्तों, शिवाजी के दोनों ओर शत्रु थे। एक ओर बीजापुर का सुल्तान और दूसरी ओर इतनी बड़ी मुगल सल्तनत। सन 1656 में शिवाजी ने मुगल सल्तनत के जावली दुर्ग के जागीरदार चंद्रदेव यशवंत मौर्य को एक चिट्ठी लिखी और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जब मौर्य ने शिवाजी की बात नहीं मानी तो शिवाजी ने अपने एक विश्वास पात्र योद्धा रघुनाथ को जावली के लिए भेजा और रघुनाथ ने अवसर मिलने पर चंद्रदेव यशवंत मौर्य का वध कर दिया। और ठीक उसी समय शिवाजी ने जावली किले पर अपने योद्धा साथियों के साथ आक्रमण कर दिया। कुछ घंटों के युद्ध के बाद यह किला शिवाजी के अधिकार में आ चुका था। इस घटना से शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, जो वहां का सूबेदार भी था, उसे अत्यंत क्रोध आया और उसने शिवाजी को मार डालने का आदेश दे दिया तथा यह भी कहा कि जो भी शिवाजी को संरक्षण दें उन गांवों को भी बर्बाद कर दिया जाए। दोस्तों, मुगल सेना ने इतनी तबाही के बाद भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो शिवाजी की परछाई को भी पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। इसी बीच औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के बीमार होने पर उसे बंदी बना लिया और खुद सुल्तान बन बैठा। इस समय औरंगजेब कोई नया विवाद नहीं चाहता था, तो उसने शिवाजी के द्वारा भेजे गए संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शिवाजी ने भी बीजापुर से अपना ध्यान हटाकर कोंकण और दूसरे समुद्री तटों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने न केवल अपनी घुड़सवार सेना को सशक्त किया, बल्कि आश्चर्य और गर्व की बात यह है कि उन्होंने अपनी नौसेना का भी गठन किया, जिसमें 400 से ज़्यादा छोटे और बड़े युद्धपोत भी शामिल थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही भिवंडी से लेकर महाड़ तक के 140 किलोमीटर के क्षेत्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया। दोस्तों, यहाँ शिवाजी के सामने एक बड़ा संकट आया। बीजापुर सुल्तान आदिल शाह ने अपने सबसे खूंखार और कुख्यात सेनापति अफजल खान को 1,20,000 सैनिकों की सेना के साथ शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा। शिवाजी के निजी सलाहकारों ने भी उन्हें अफजल खान से संधि करने का प्रस्ताव दे दिया था। आप समझ लीजिए संकट कितना बड़ा था। किंतु क्या आप जानते हैं कि शिवाजी ने क्या कहा? शिवाजी ने कहा कि समझौते की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारी विजय सुनिश्चित है, माँ भवानी हमारे साथ है और भगवा कभी झुक नहीं सकता। मित्रों, शिवाजी अडिग रहे क्योंकि उनके पास एक रणनीति थी जो पूरी तरह से उनकी बहादुरी पर टिकी थी। उन्होंने यह भ्रम फैलाया कि वो अफजल खान का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सारी बातें मानने को तैयार हैं बशर्ते उनकी जान बख्श दी जाए। और अफजल खान ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया और किले से थोड़ी दूर पर एक अंगरक्षक के साथ अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात निश्चित हुई। दोस्तों, अफजल खान, जो कि शिवाजी से कद और बाहुबल में बड़ा था, उसने इस व्यक्तिगत मुलाकात में गले मिलने के बहाने शिवाजी पर अपने चाकू से वार कर दिया। किंतु शिवाजी ने भी अपने अदम्य साहस और सैन्य कौशल का परिचय देते हुए उसी स्थल पर अफजल खान को मार डाला। ठीक उसी समय शिवाजी के मराठा योद्धाओं ने अफजल खान की सेना पर भी आक्रमण कर दिया और इस विजय ने शिवाजी का कद बहुत बड़ा कर दिया। दोस्तों, अफजल खान का अध्याय समाप्त हुआ ही था, वहीं दूसरी चुनौती मुंह खोले सामने आ गई, जिसका नाम था शाइस्ता खान। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ शिवाजी को मारने भेज दिया और इस सेना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया, जहां शिवाजी का बचपन बीता था। इतनी विशाल सेना का सामना करने से अनगिनत मराठा योद्धाओं की जान जा सकती थी, तो शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमले की एक अद्भुत योजना बनाई, ठीक वैसी ही जैसी हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जी हाँ, इतिहासकारों की माने
तो यह सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक्स में से एक थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि किले के अंदर मराठों के जाने पर तो प्रतिबंध था, तो वीर शिवाजी और उनके विश्वास पात्र योद्धाओं की एक टुकड़ी बाराती बनकर नगर में प्रवेश कर गई और रात के अंधेरे में पहरेदारों को मारकर दीवार में छेद करके महल के अंदर शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच गए और उस पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान की जान तो बच गई, लेकिन शिवाजी के प्रचंड वार से उसके एक हाथ की उंगलियां कट गईं और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके बाद शिवाजी यही नहीं रुके, उन्होंने मुगलों के मुख्य व्यापारिक शहर सूरत पर हमले करने शुरू कर दिए और सूरत पर होने वाले हमलों से औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के पीछे लगा दिया। दोस्तों, जय सिंह जो एक उत्तम योद्धा था, उसने पुरंदर के किले पर धावा बोला और मुगल सेना ने भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस हमले में 4000 मराठा योद्धाओं, 3000 महिलाओं और बच्चों के प्राण संकट में देख शिवाजी ने संधि करने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक पुरंदर की संधि में शिवाजी को 23 किले बादशाह को देने पड़े। इसके ठीक बाद शिवाजी को औरंगजेब की एक चिट्ठी आई जिसमें उन्हें आगरा बुलाया गया। दोस्तों, जय सिंह के विश्वास दिलाने और अनुरोध करने पर शिवाजी आगरा जाने को राजी हो गए और अपने पुत्र, मंत्रियों और अंगरक्षकों के साथ आगरा पहुंचे। जिस दिन शिवाजी आगरा के दरबार में पहुंचे, उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहां दरबार में शिवाजी का अपमान किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर वे बिना अनुमति ही दरबार से चले गए। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने शिवाजी को मृत्यु दंड देने का निर्णय बना ही लिया था, लेकिन जय सिंह के पुत्र राम सिंह के विनती करने पर और जमानत लेने पर शिवाजी और उनके साथियों को आगरा के किले में ही नजरबंद कर दिया गया। मित्रों, आपको यह जानकर आनंद आ जाएगा कि इस नजरबंदी की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने कितना जबरदस्त रास्ता ढूंढ निकाला। तो हुआ कुछ ऐसा कि शिवाजी ने नजरबंदी में स्वास्थ्य खराब होने का बहाना किया और लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया। वो एक कमरे में ही रहने लगे और औरंगजेब से कहकर अपने अंगरक्षकों और मंत्रियों को वापस भिजवा दिया और इसके बाद अपनी बीमारी को ठीक करने के बहाने से फलों की बड़ी बड़ी टोकरी आगरा शहर के बाहर ब्राह्मणों को दान करने के लिए भिजवाने लगे। दोस्तों, ये टोकरियां ऐसी थीं जिन्हें दो कहार बिल्कुल उसी डोली की तरह लेकर जाते हैं जैसे दुल्हन डोली में जा रही हो। तो शुरू में तो शिवाजी की पहरेदारी में तैनात सैनिकों ने टोकरी की जांच पड़ताल कुछ दिनों तक की, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी टोकरी की जांच करना बंद कर दिया और फिर एक दिन अवसर मिलते ही शिवाजी उसी फलों की टोकरी की सहायता से कैद से भागने में सफल हो गए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि महल से बाहर निकलते ही शिवाजी ने उसी दिशा में तेजी से बढ़ना शुरू किया जहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि एक कुम्हार ने शिवाजी को कम खतरे वाला मार्ग बताने के लिए ही अपने प्राणों को दांव पर लगाकर यह व्यवस्था की थी। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्नान किया, फिर बुंदेलखंड, गोंडवाना, गोलकुंडा होते हुए करीब 4 महीने बाद महाराष्ट्र पहुंचे। इस घटना के बाद लगभग 3 वर्षों तक शिवाजी ने पुनः अपनी शक्ति को एकत्र करने का कार्य किया और पुनः सूरत शहर पर आक्रमण किया और दुर्ग और किलों को जीतना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, कई जिलों पर अधिकार होने पर भी अभी तक शिवाजी को एक सर्वमान्य स्वाधीन राजा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। तो शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के एक भव्य आयोजन की घोषणा की। दोस्तों, हर हिंदुस्तानी हृदय इस बात को जानकर गर्व से भर जाएगा कि शिवाजी के इस भव्य और विशाल राज्याभिषेक समारोह में भारतवर्ष के तत्कालीन कई महान लोगों के ही साथ अंग्रेज, डच, स्पेनिश, फ्रेंच और यहाँ तक कि रशिया और यूरोप से भी अतिथि उस समारोह में रायगढ़ के किले में उपस्थित थे और ऐसा भव्य राज्याभिषेक
800 सालों में दूसरे किसी भी राजा का नहीं हुआ था। इस राज्याभिषेक में उन्होंने सर पर मणियों से बना एक छत्र धारण किया और वे छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। मित्रों, उस समय हिंदुस्तान के बाकी सभी राज्य केवल राज्य थे, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्य स्थापित किया वह स्वराज्य था। उनका सपना हिंदू स्वराज्य। शिवाजी कहते थे कि जो इस धरती पर जन्मा है, जो इसे अपना मानता है, वही यहाँ राज्य करने का असली हकदार है। उनके इस हिंदू स्वराज्य में हिंदू, मुस्लिम, मराठा, जैन आदि सभी शामिल थे और आम नागरिकों के स्वाभिमान और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया था। महिलाओं की सुरक्षा और आदर उनके राज्य का एक प्रमुख विषय था। उन्होंने अपने सैनिकों को भी यही सीख दी थी कि स्त्री किसी भी धर्म की हो, वह सदैव वंदनीय है। उनके सैनिकों को यह स्पष्ट आदेश था कि किसी भी युद्ध परिस्थिति में उनके सैनिक महिलाओं, बच्चों या गायों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने एक भ्रम की स्थिति निर्मित कर दी है कि शिवाजी किसी एक धर्म विशेष के विरोधी थे, किंतु वास्तविकता में यह सरासर झूठ है। यहाँ तक कि शिवाजी ने औरंगजेब को एक ऐतिहासिक महत्व की चिट्ठी लिखी थी, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है कि शिवाजी औरंगजेब से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मुझसे युद्ध करने में आपका खजाना खाली होने लगा है और उसे भरने के लिए आपने हिंदुओं के ऊपर जजिया नाम का एक कर लगाने का आदेश दे दिया है, जबकि हिंदू और मुस्लिम केवल 2 शब्द मात्र हैं और परमात्मा की दृष्टि में दोनों में कोई भी भेद नहीं है। यहाँ तक कि शिवाजी अपने हिंदी स्वराज्य में भी धर्म के नाम पर कभी कोई भेद नहीं करते थे। उन्होंने जहाँ मंदिर थे वहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था कराई और नई मस्जिदों के निर्माण के साथ मस्जिदों को मंथली मेंटेनेंस भी दिया। कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदी स्वराज्य फौज के बल पर चलने वाला राज्य नहीं था, बल्कि नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करने वाला राज्य था और सभी धर्मों को न्याय दिलाने वाला राज्य था। और यही मुख्य कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारतवर्ष के गणराज्य के महानायक कहलाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के अंतिम और सबसे खास सेगमेंट में चलते हैं कि आज के इस दौर में हम कौन कौन सी ऐसी शिक्षा है जो शिवाजी महाराज के जीवन से ग्रहण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली शिक्षा, अपने परिवार के बड़ों का आदर। मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जब तक शिवाजी महाराज के पिता जीवित थे, उन्होंने कभी राजा बनने का प्रयास भी नहीं किया और साथ ही उस भव्य राज्याभिषेक समारोह से ठीक पहले जाकर उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। दोस्तों, बहुत बेसिक बात है कि आज हम दुनिया में हैं तो अपने माँ पिता के ना जाने कितने बलिदानों का यह परिणाम है कि हम सुरक्षित हैं। तो अनजाने में भी अपने बड़ों का अनादर ना खुद करें और ना होने दें। दूसरी शिक्षा, मातृशक्ति, नारी शक्ति का सम्मान। मित्रों, शिवाजी महाराज कहते थे कि सच्चा पुरुष वही है जो स्त्री का सम्मान करना भली भांति जानता है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द लेडीज। तीसरी शिक्षा, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है, बहुत बड़ा, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। देखिए दोस्तों, शिवाजी तो एक जागीरदार के बेटे थे। उनके चारों ओर सदैव नौकर चाकर रहा करते थे, तो उन्हें क्या आवश्यकता थी कि वे जंगलों की खाक छाने और इतना संघर्ष करें। तो सीधी बात यह है कि आप जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। चौथी शिक्षा, हौसला ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। मित्रों, शिवाजी महाराज कुछ सैनिकों के साथ ही दुश्मन की हजारों सैनिकों की सेना को भी धूल चटा दिया करते थे और इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो था उनका हौसला। तो आप भी अपनी शक्तियों को पहचानिए और उन पर विश्वास कीजिए। मेरा यकीन मानिए कि बाकी जो भी रिसोर्सेस हैं वो आप
खुद ही इकट्ठे करने लग जाएंगे। पांचवी शिक्षा, धैर्य धारण करना है। धैर्य धारण करना है। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने कईयों वर्षों तक पैसिव मोड में रहकर अपनी शक्ति पुनः एकत्रित की है। तो पेशेंस हर लड़ाई का एक बहुत बड़ा फैक्ट। धैर्य रखिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा प्रयास भारत के एक और महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का। प्रेरणा स्त्रोत के अगले वीडियो में हम बात करेंगे शहीद आजम, शहीद हिंद भगत सिंह की। इसके अलावा धर्म, एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशन से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस। और इस वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर अपना प्यार हम तक पहुंचाएं। ये वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा एक और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, हर हर महादेव।